Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the neural networks. Neural network is a machine learning model which is used to classify the data. ये क्लासीफाई करता है डेटा को, उस डेटा को जो कि लीनियरली सेपरेबल्स पॉसिबल है, जिस तरह के हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक लीनियर लाइन लगाते थे और डेटा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता था। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स एक ऐसा क्लासीफायर है जो कि ऐसे डेटा को भी सेपरेबल करता है जो कि लीनियरली नॉन सेपरेबल्स है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो सबसे पहले मैं न्यूरल नेटवर्क्स की लीनियरली सेपरेबल्स और लीनियरली नॉन सेपरेबल्स की एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डेटा है और आप एक बूलियन गेट्स बनाना चाहते हैं। कुछ बूलियन गेट्स जो हैं वो सपोज और एंड और जोर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक डेटा जो है वो लीनियरली सेपरेबल्स है, तो मैं एक सेपरेबल लाइंस लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल, द लाइन इज दिस। तो ये लाइन जो है वो और गेट के लिए लीनियरली सेपरेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ कि 20x1 प्लस 20x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। अब x1 और x2 दो गेट हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज x1 और x1 को मैं कह देता हूँ 0 0 1 1। x2 इज इक्वल टू 0 1 0 1 और मेरा जो और है वो दैट इज इक्वल टू 0 1 1 1। दिस विल बी इट्स आउटपुट। अब ये क्वेश्चन इसके लिए जो है वो लीनियरली सेपरेबल है। फॉर एग्जांपल, मैं 0 और 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 क्रॉस 0 प्लस 20 क्रॉस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। तो ये आपको रिजल्ट 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू फॉल्स, मीन 0, द रिजल्ट इज 0। फॉर एग्जांपल, इसी तरह से हम 20x1 में कोई भी वैल्यू पुट करके देख लें। फॉर एग्जांपल, ये कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 20 क्रॉस 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यस, तो इसका आंसर 1 है। यस, इसका आंसर जो है वो 1 है। इसी तरह हम x1 को 1 ले लेते हैं और x2 को 1 ले देते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। 40 इज ग्रेटर देन, इन ऑल सिचुएशन दिस विल बी ए बूलियन और गेट लीनियरली सेपरेबल्स हैं कि ये आपके डेटा को लीनियरली सेपरेबल कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। ये आपके पास सपोज x1 है और ये आपके पास x2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सपोज यहाँ पे 1 है, तो 0 और 0 का आंसर जो है वो 1 है। 0 और 1 का आंसर जो है वो 1 है। 1 और 0 का आंसर 1 है। 1 और 1 का आंसर 1 और 1 का आंसर 1 है। 1 और 0 का आंसर है। तो ये तीन जगहों पे, ये सपोज ये 0 हम इसको कह लेते हैं, तो ये तीन जगहों पे है। तो हमारा लाइन जो है वो सेपरेबल्स लाइंस कुछ इस तरह से होगी
कि लाइन के एक साइड पे सारे ज़ीरोज़ हैं और दूसरे साइड पे 1 है। तो ये आपके 1 और 1 डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 और 0 को करता है। तो ये लीनियरली सेपरेबल है। इसी तरह से अगर आप एक लॉजिकल एंड गेट बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में भी दिस क्या हो सकती है इसकी क्वेश्चन कि एंड गेट इज इक्वल टू, आप इसको कह लेते हैं -30 प्लस 20x1 प्लस 20x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 20x1 प्लस 20x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो इसके ऊपर अगर आपका एंड गेट बनता है तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी? 0 0 0 एंड 1। तो ये आपकी आउटपुट है। तो इसके ऊपर आप देखें कि अगर आप इसमें x1 को 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 20 रह जाएगा। दोनों को 0 लेते हैं तो आंसर जो है वो फॉल्स ही आता है, यस। इसके बाद आप x1 को 0 कर दें तो 20 इज़ ग्रेटर देन 30 आएगा। आप x2 को 0 कर दें तो और x1 को 0 रख दें तो फिर भी आपका आंसर 20 इज़ ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है और जो कि 0 में ही लाई करेगा। इसी तरह से अगर आप दोनों को रखते हैं तो फिर आपके पास 20 प्लस 20 आ जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दैट फॉर्म दिस इज ट्रू। तो आपका ये एक लीनियरली सेपरेबल मॉडल है। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी इसी तरह से ही है कि आपके पास ये है और ये है। तो यहाँ पे आपके पास 1 और 1, ये x2 है और ये आपके पास x1 है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है। तो 0 और 0 यहाँ पे 0 रहेंगे, 1 और 0 जो है वो 0 हो जाएगा, 1 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 1 ये 1 होगा। तो आपकी लाइन जो है वो एक ड्रॉ हो रही है जो कि यहाँ पे है। तो ये लीनियरली सेपरेबल्स है कि सारे का सारा डेटा 0 वाला एक लाइन की एक साइड पे है और दूसरा है। तो ये सारा काम जो है वो न्यूरल नेटवर्क कर सकता है, इवन दो कि इस तरह की कुछ इक्वेशंस हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी बनाई थी सिंपल लाइंस के साथ। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जॉर गेट को लेते हैं। तो जॉर गेट में हमारे पास क्या होता है कि x1 x2 और जॉर गेट हम लेते हैं यहाँ पे 0 0 1 एंड 1 और यहाँ पे 0 1 0 1। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गई। इसको हम जॉर गेट को इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो आनी चाहिए कि अगर दोनों सेम हैं तो आउटपुट 0 है, अदरवाइज़ आपकी आउटपुट जो है वो 1 है। तो ये आउटपुट है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये लाइकली टू बी दिस है। इसमें आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 होता है, 1 1 1 होता है, 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, ये 0 ये 1 ये 1 और ये 1। तो आपका डेटा जो है वो आप ये कह लें कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 0 है, 1 1 0 होता है, यहाँ पे आपका डेटा 1 है, यहाँ पे आपका डेटा 1 है। तो ये डेटा आप अगर देखें तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है। ये लीनियरली सेपरेबल कब हो सकता है कि ये देखें, ये लाइन इसको सेपरेबल कर रही है और ये लाइन इसको सेपरेबल कर रही है।
तो ये दो लाइनों से डेटा जो है वो तो सेपरेबल हो सकता है, लेकिन एक सिंगल लाइन से ये पॉसिबल नहीं है कि ये डेटा जो है वो सेपरेबल हो सके। तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इस तरह का डेटा जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं था विद सिंगल लाइन, उसको भी सेपरेबल कर सकती है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं x का कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। x1 का कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ स्लाइड्स जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो कि एंड्रयू एनजी से ली गई हैं और अलॉन्ग विद दैट कुछ मैंने किसी और जगह से कॉपीज की हैं। ये आप सारी स्लाइड से गो थ्रू खुद ही होता है, लेकिन कुछ स्लाइड से मैं गो थ्रू करता हूँ। न्यूरल नेटवर्क्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन लीनियर हाइपोथेसिस है। नॉन लीनियर हाइपोथेसिस किसी भी तरह का हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी टेढ़ी लाइन है कि जिसको आपने बेंड किया और आपका डेटा जो है वो दो पोर्शंस में जो है वो डिवाइड हो गया, क्योंकि आप जितना उसके अंदर पोलिनोमियल ऑर्डर रखते जाएंगे ये उतना ही बेंड करता जाएगा। आपने इसको इस तरह से बेंड कर लिया कि ये आपके डेटा को सेपरेबल कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनके अंदर फिर भी एक लाइन से पॉसिबल ही नहीं होता कि डेटा जो है वो दो पोर्शन में सेपरेबल हो सके। तो आपके लिए आपको एक से ज्यादा लाइंस भी लगानी पड़ सकती हैं। तो उस सूरत में न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है कि जब आपके फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर आपको हो सकता है मैनुअली या बाई एक्सपीरियंस इस चीज की समझ ना आए कि ये लाइन जो है वो कहाँ पे लगनी है। स्पेशली जब आप इमेज की बात करते हैं तो आपके डेटा का साइज जो इनपुट फीचर्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी किसी इमेज को रिकग्नाइज किया जाता है तो हम हर चीज को पिक्सल बाय पिक्सल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन कार, और इस कार का एक हैंडल है जिससे आप डोर को जो है वो ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो ये एक सिंपल डोर है, और इसको अगर हम एक एज ए इमेज लें तो हम इसको एज ए हैंडल सिर्फ इतना ही समझते हैं, जबकि डेटा जो है वो मे बी कैमरा इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हो कि ये 12 by 12 की एक मैट्रिक्स है। इसी तरह कार की अगर हम हर पिक्सल को लें तो हो सकता है हमारे पास मिलियंस ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ के मैट्रिक्स हों जो कि किसी के कार के इमेज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दैट केस हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इस तरह की चीज़ों को, कि हम एक बाइक को, एक कार को या एक ट्री को जो है वो आपस में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई लीनियर सेपरेबल लाइन जो है वो लगा सकते हैं। तो ये लाइन कहीं भी हो सकती है और बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। सो द मेजर पर्पस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज दैट इस तरह की कॉम्प्लेक्स सेपरेबल्स को करने के लिए, मल्टी क्लासिफाई करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स को इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। न्यूरल नेटवर्क का जो आइडिया है, इट इज ए मिमिक टू ब्रेन्स। ये ब्रेन से लिया गया है एंड वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन 80s एंड 90s, बिफोर द 80s एंड 90s। लेकिन इसके बाद जो है तो फिर इसके ऊपर खामोशी आ गई। लेकिन रिसेंटली कोई प्रीवियस पास्ट 5 to 6 years ये दोबारा एक नई बूम के साथ आया है, और फिर इससे आगे ही न्यूरल नेटवर्क से आगे ही डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर जो है वो बेस करता है। न्यूरल नेटवर्क्स ये कहता है कि जो आपका ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन जो हैं वो होते हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, और आपके डिफरेंट जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो उस न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक न्यूरॉन है जिसपे ऊपर 41 और 42 लिखा हुआ है, तो ये आपकी वॉइस ईयर के साथ जो है वो किसी एक वेन के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जिसके थ्रू आप किसी की आवाज को जो है वो सुन सकते हैं। तो ये एक ऐसा सेल है जिसको
जिसके मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, ये कहीं भी आपकी आउटपुट जो है वो दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ब्रेन को जो है वो सर्जरी करके उसको क्रॉस कर देते हैं, तो आपका ईयर जो है वो अनएबल टू प्रोसेस दैट वॉइस। लेकिन अगर आप इसी न्यूरॉन्स को किसी और किसी और वर्टेक्स, किसी और वेन के साथ लगा के उसको आंख के साथ लगा देते हैं, तो न्यूरॉन जो है यहाँ से भी, इस आंख से भी, और इसकी इनपुट जो है वो, इस सेल की इनपुट जो है वो आंख से भी ले सकता है। और ये बड़ा सक्सेसफुल सर्जिकल जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया कि कोई भी सेल जो है वो किसी और अगर आर्टरी के साथ लगा दिया जाए, तो ये आपको इनपुट या आउटपुट जो है वो दे सकता है। इसी तरह से आपका जो ब्रेन है, इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और आपका फॉर एग्जांपल आपके हाथ की एक सेंस है, और देखिए आप किसी चीज को टच करते हैं तो ब्रेन जो है वो एक्टिवेट, एक स्पेसिफिक सेल जो है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप उसको वहां से खत्म कर दें, तो और इसको फिर आंख के साथ लगा दें, तो इस ये पॉसिबल है कि आपकी आंख इस चीज को देखे और वही सेल जो है वो स्पेसिफिक इनपुट के थ्रू जो है वो एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह से देर आर नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो कि इसी ब्रेन के ऊपर किए गए। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज को अपनी टंग, अपनी जबान के साथ जो है वो सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, इवन के टंग को जबान के साथ देख सकते हैं, इवन दो कि आपकी आंखें बंद हैं, तो फिर भी आप जबान के साथ, अगर आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी कर दी जाए ब्रेन के साथ, तो आप जबान के साथ सुन सकते हैं। इसी तरह दिस इज द पिक्चर ऑफ, ये फ्रॉग की पिक्चर है जिसके अंदर एक थर्ड आई लगाएगी, दो आई उसकी अपनी थी और एक कैमरा के साथ लगाएगी, और उसका कनेक्शन जो है वो उसी आई के साथ कर दिया गया, उसी सेल के साथ कर दिया गया, न्यूरॉन के साथ कर दिया गया। तो थर्ड आई इज ऑल्सो एबल टू सी वर्ड। इसी तरह से ह्यूमन इक्विलिब्रेशंस, स्पेशली फॉर द ब्लाइंड पीपल, जो है वो यूज होती है कि उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन वो उसके साथ ऐसी सेंसर डिवाइस लगाई जाती हैं जिसके थ्रू वो अपनी आगे चीज को सेंस कर लेता है कि मेरे आगे कुछ जो है वो आ रहा है। इसी तरह से डायरेक्शन की सेंस लेने के लिए भी समटाइम इस तरह की कुछ डिवाइसेस जो है वो इंसानी जिस्म के साथ लगाई जाती हैं, बॉडी पार्ट्स के साथ, जो कि इन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं कि यहाँ से हमें कौन सी इनपुट या आउटपुट जो है वो ब्रेन से उनको मिलती है, या आगे कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स को न्यूक्लियस, इसको न्यूरॉन्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, दैट इज द सेल ऑफ द बॉडी। इस न्यूरॉन के साथ बहुत सारी डेंड्राइट्स ब्रांचेस जो हैं, या जिनको इनपुट वायर्स कहते हैं, वो उसके साथ जुड़ी होती है। फिर उसके साथ एक एक्सॉन है जिसको हम आउटपुट वायर भी कह सकते हैं, ये इसके साथ भी एक एग्जिट रास्ता है, जो कि आपका न्यूक्लियस जो है वो बॉडी ऑफ द सेल जो है वो उसको प्रोसेस करता है और आपके एक्सॉन को दे देता है, और इससे डेटा जो है वो किसी दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो है वो जाता है। तो ये आइडिया यहीं से लिया गया कि हम एक फंक्शन को देते हैं, एक फंक्शन जो है वो वैल्यूज दूसरे फंक्शन को पास करता है, और अनलेस वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो डेटा जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ये किसी और जगह से पिक्चर ली गई है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल ऑफ द बॉडी है, ये उससे निकलने वाली ब्रांच है, ये इसकी डेंड्राइट्स हैं, इनपुट्स हैं। डेंड्राइट it receives the signal from the other neurons. Soma, cell of the body, it sums all the incoming signals to generate the input. कि ये सोमा जो है, ये आपकी सेल बॉडी जो है, ये डिफरेंट डेंड्राइट से जो इनपुट आती है उनको सम करता है, अकोमोलेट करता है, और एक सिग्नल जनरेट करता है। एक्सॉन जो है, when sums reaches to a threshold value, neuron file the signals to travel down the axon to the other neurons. कि एक्सॉन जो है सम होने के बाद, जब सम हो जाता है, तो
इस थम होने के बाद उसका सम अगर किसी सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो वो ये सिग्नल जो है वो आगे पास कर देता है। लेकिन अगर सम जो है वो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से कम होता है तो वो आगे इसकी वैल्यू में भी पास ना करता हो। इसी तरह आगे सिनेप्सिस है, द पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ वन न्यूरॉन विद अदर न्यूरॉन्स, द अमाउंट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ। ये और दूसरे रास्ते हैं जो कि किसी और न्यूरॉन को जाते हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है ये डिपेंड करती है कि पीछे से सिग्नल जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रॉन्ग आए हैं, वीक आए हैं, जिस तरह के आए हैं वो आगे जो है वो पास कर दिया जाता है। तो इसी तरह से ये न्यूरॉन जो है वो सारे मसल्स ऑफ द बॉडी के साथ अटैच होते हैं जो कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देते रहते हैं कि वर्क टू परफॉर्म। वो किसी आई के साथ कनेक्ट हो सकता है, वो किसी मसल के साथ कनेक्ट हो सकता है, किसी पाँव के साथ कनेक्ट हो सकता है, ज़ुबान के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, अब हमारा न्यूरॉन मशीन लर्निंग की सेंस में कैसा होगा? एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन conceived as a model of biological neurons. The artificial neuron receive one or more input and sum them to produce the outputs. डिफरेंट डेंड्राइड से बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, ये उनकी इनपुट को किसी तरीके से सम करेगा और उससे आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। वो वेट्स जो थीटास होते थे अब हम उनको वेट्स कहना शुरू कर देंगे। वेट्स पैरामीटर्स आर द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द न्यूरॉन नेटवर्क्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। वही वेट्स जो है वो इस जो आपकी इनपुट आती है उसके साथ जो है वो इसी तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, solve a problem. Usually all the inputs are weighted. Sum is passes through linear non-linear function known as activation function और आपका जो सम है वो एक फिर एक्टिवेशन फंक्शन से जो है वो गुजारा जाता है। एक्टिवेट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द डिजायर आउटपुट। एक्टिवेशन फंक्शन में से जब गुजारा जाता है तो एक आउटपुट आती है। देयर आर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस और हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। तो इसकी शक्ल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग के सेंस में इस तरह से होगी कि आपके पास ये तीन इनपुट्स हैं x1, x2 एंड x3 और आपके पास कुछ एंड्रॉइड्स हैं, ब्रांचेस हैं जिनके साथ कुछ वेट जो है वो एसोसिएटेड है। आपके आउटपुट इनके साथ इस थ्रेशोल्ड के साथ मैनिपुलेट हो मल्टीप्लाई होकर न्यूरॉन के अंदर जाएगी। तो ये इस सारे न्यूरॉन्स को जो है इस सारी इनपुट्स को जो है वो सम करेगा। सम करने के बाद इसके अंदर एक एक्टिवेशन फंक्शन है ये उसको देगा और वो एक सर्टेन वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और वो वैल्यू जो है वो आगे पास की जाएगी किसी और न्यूरॉन। इसकी शक्ल फिजिकली मोड डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इस तरह से ही है कि x1, x2, x3 थे, ये वेट 1, वेट 2, वेट 3 के साथ है। अब आपका न्यूरॉन जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड है। एक के अंदर आपकी जितनी भी इनपुट्स आती हैं अलॉन्ग विद द वेट्स उसमें इसको सम किया जाता है। इस फंक्शन को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, इसमें सम किया जाता है। इसके बाद इसके दूसरे पोर्शन को दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है। यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये आपको इसकी शक्ल से लग रहा होगा कि ये एक सिग्मॉइड फंक्शन है। सिग्मॉइड फंक्शन इज आल्सो ए एक्टिवेशन फंक्शन जो आपकी वैल्यू को बताता है कि कैसी प्रोड्यूस होनी चाहिए, 0.5 होनी है, 0.3 होनी है। ये 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो आपको डेटा जो है वो दे सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन स्क्वैशेस द आउटपुट, हाथ के आउटपुट को लेता है, स्क्वैश करता है, हिलाता है वैल्यू टू ट्रांसफर द फंक्शन इनटू डिफाइंड रेंज और एक सर्टेन रेंज के अंदर ले आता है। और इसका फंक्शन जो है वो यही है कि सिग्माइड c 1/1 प्लस e रेज़ की पावर माइनस c। ये सिग्माइड फंक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो कि सर्टेन रेंज के अंदर वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि वो 0 और 1 ही हो, वो -1 और 1 भी हो सकता है।
Activation function is a straightforward activation function is f of z which preserve the input as इसको आप कर सकते हैं z निकाल सकते हैं z के ये हम पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी करते आए हैं ये एक activation function है there are linear function as well as non-linear activation functions non-linear activation functions are used to introduce non-linearity to the model which allow the deep learning तो non-linear function जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम फिर डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे इन दिस लेक्चर हम जो है वो लीनियर फंक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपकी बाउंड्री की जो है वो प्रेडिक्शन कर तो दीज आर सम ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शंस इस तरह लॉजिस्टिक फंक्शन है ये थर्ड नंबर के ऊपर ये हमने पहले से यूज किया है इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 है आखिरी कॉलम में देखिए रेंज 0 से 1 है इसी तरह बाइनरी स्टेप फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है टेन-एस फंक्शन है जो कि -1 और 1 से देता है आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान देता है आर्क टेन है जो -π/2 से π/2 ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि अभी हमने यूज नहीं किए हैं वाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन के विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी इन द थर्ड सेमेस्टर में जब आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो ये सारे फंक्शन जो है वो वहाँ पे यूज होंगे तो इसमें से लॉजिस्टिक फंक्शन इज वन ऑफ द लीनियर फंक्शन जो कि हम इसके यूज करेंगे तो लीनियर फंक्शन को आपने पहले से पढ़ा हुआ है ये उसकी फोटो है ये उसका डेरिवेटिव है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो अपने ही बराबर होता है कि वन इसका आपने डेरिवेटिव लिया और ये इसके बराबर ये ऑलमोस्ट वन के अपने फंक्शन के वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सी डेरिवेटिव ऑफ सी और ये इसके बराबर ही होता है ये इसका प्रूफ भी है यहाँ इसके बाद जो ये दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया फिजिकली तो ये न्यूरल नेटवर्क जो है वो इसके अंदर बहुत सारी सिंगल न्यूरॉन भी हो सकता है सिंगल न्यूरॉन मीन परसेप्ट्रॉन सिंगल इसको परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं परसेप्ट्रॉन हैज जस्ट 2 layers of nodes input node and output node hence called a single layer networks according to having a one layer length तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास सिंगल लेयर है और इसके अंदर एक ही फंक्शन है और आप उसको पास कर सकते हैं जब आप ये करेंगे तो आपके साथ आपके पास एक्स नॉट भी होता है तो एक्स नॉट को आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं तो यहाँ तक ये कुछ स्लाइड्स ही बाकी स्लाइड्स आप खुद देख लीजिएगा यहाँ पे मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है क्लोज करता हूँ हमारी जो स्लाइड्स हैं उनका कंक्लूजन यही है कि हमारे पास एक न्यूरॉन है और उसके दो पोर्शंस हैं वन इज called summation function and other is called threshold function थ्रेशोल्ड फंक्शन को हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं while the other is summation function कि जितनी भी आपकी इनपुट आएगी वे इसकी डिफरेंट न्यूरॉन से आएगी वो इसको जो है वो सम करेगा तो हमारे पास यही फंक्शन फिर इसी तरह से ही होगा कि ये आपके पास एक फंक्शन है और इसके पास जो है वो डिफरेंट इनपुट्स आ रही हैं सपोज ये इनपुट ए है और ये कोई इनपुट बी है और ये कोई इनपुट सी है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सम ऑफ इनपुट्स हो जाएगा सम होएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ये किसी एक्टिवेशन फंक्शन को जो है वो चला जाएगा सपोज दैट इज सिग्मॉइड फंक्शन है और वो हम उसके ऊपर जो है वो ले सकते हैं और इसके बाद इससे हमारी जो है वो एक आउटपुट जो है वो y हमारी आउटपुट ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस है ये आप जानते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन हमारा वही है
जिसको हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं, ई रेज़ की पावर माइनस एक्स या माइनस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि जी की कोई वैल्यू है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है, तो 1 ई रेज़ की पावर माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू 1/1 आ जाएगा, और दैट इज़ इक्वल टू 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 0.5। कि अगर आप x की वैल्यू या z की वैल्यू 0 देते हैं तो ये 0.5 है, अगर कम है माइनस में है वैल्यू तो ये 0 से 0.5 से कम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, ये 0 है, तो ये 0.5 या उससे कोई बड़ी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो इनसाइड द फंक्शंस हम कंक्लूड यही किया है कि हमारे पास एक समेशन फंक्शन है प्लस एक सिग्मॉइड फंक्शन। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि जब हम इसके अंदर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेट्स होंगे। ये वेट्स आपकी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई खा रहे होंगे, तो ये वेट यहाँ पे W, तो ये आपके पास हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो ये आपके पास x इज़ इक्वल टू W11 डॉट ए प्लस W12 प्लस डॉट बी प्लस W13 सी। तो इस तरह से ये कुछ वैल्यूज़ जो है वो रखता होगा। अब अगर आपके वेट्स की वैल्यू इज़ वेरी हाई, अगर आपका वेट जो है वो हाई वेट है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसका ये मतलब है कि वो सम के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि आपकी जो इनपुट वैल्यू है उसके साथ पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वेट के साथ, तो ये आपके रिज़ल्ट को जो है वो एम्पलीफाई कर देगी। अगर आपका लो वेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके रिज़ल्ट को डी एम्फेसाइज कर देगी। तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क्स है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, ये न्यूरॉन्स हैं, ये एक लेयर है जिसमें 2 न्यूरॉन थे, फिर ये अगली लेयर है इसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, और फिर ये आउटपुट है, ये आपकी इनपुट है। तो आप इसको इनपुट देते हैं यहाँ से, ये आपकी कुछ इनपुट थी आ रही थी, ये इनपुट्स फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देते हैं, ये इनपुट आप यहाँ पे देते हैं, यही इनपुट आप यहाँ पे देते हैं, यही इनपुट आप यहाँ पे देते हैं, फिर इसी तरह यहाँ पे इनपुट देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं। तो किस न्यूरॉन के अंदर कितनी इनपुट जा रही है और उसके साथ कितना वेट एसोसिएट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये इसकी वैल्यू, इसका समेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके जो वैल्यूज़ और उसके साथ जितना आपने उसको वेट असाइन किया है उसकी बेस पे इसका समेशन बनता है, जो कि किसी एक्टिवेशन का बायस बनता है या नहीं बनता। तो इसमें 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। इस ऑब्वियसली हम अपने मशीन के मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे जो कि इसके वेट को किसी अप्रोप्रिएट वेट के ऊपर जो है वो सेट करेगा, कम ज़्यादा करता रहेगा। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या जिनको होना ही नहीं चाहिए था, उनके वेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट जिनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, जब हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स जिनकी वैल्यू है, किसी वेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, किसी की कम होती जाएगी। वो न्यूरॉन जो कि नॉइस क्रिएट करते हैं या जो कि अननेसेसरी हैं, उनकी वैल्यू लो वेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कि डी एम्फेसाइज हो जाएंगे और अपनी वैल्यू आगे बहुत ही कम प्रोड्यूस कर सकेंगे, जो कि आगे ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे या नियर टू ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो वो आगे जो है वो इतना एक्टिवली अपनी
आउटपुट को जो है वो थ्रो नहीं कर सकेंगे किसी एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। सेकंड ये कि क्या ये वेट्स बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, तो क्या हर जगह पे हर लिंक मौजूद होना चाहिए वेट्स का, या सिर्फ वहीं होना चाहिए जो कि नेसेसरी है, हम हर जगह पे लिंक लगा देंगे। इसका आउटपुट आंसर यही है कि हम हर जगह पे लिंक लगा देंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स वो लिंक जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे या जो अननेसेसरी होंगे वो ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डी एम्फेसाइज जो है वो होते जाएंगे। ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेयर 1 है, इसको हम कह देते हैं ये लेयर 2 है, ये लेयर 1 है, ये हमारी इनपुट लेयर। फॉर एग्जांपल हमारे इनपुट 1.0 है, यहाँ पे 0.5 है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगी और यहाँ पे कुछ वेट्स है वो उसके साथ होगा। और ये सपोज हमने ये कह दी कि लेयर 2 इज़ आवर आउटपुट लेयर, तो हो सकता है ये आउटपुट लेयर हो, लेकिन इससे बड़ा भी हो सकता है, लेयर 2 लेयर 3 हिडन लेयर्स हो सकती हैं। तो हमारे पास जो वेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एक, मैं इसको ज़रा साफ़ करके ड्रॉ कर लेता हूँ कि इसके साथ डिफरेंट वेट्स जो हैं वो साइन हो सकते हैं। इस वेट को मैं कहूँगा W11, इस वेट को, ये वाला वेट जो है वो W12, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाला नहीं है इसके अंदर। तो ये वेट जो है वो W12 हो गया। इसी तरह ये वेट जो है वो W21 और ये W22, ये वेट इस तरह से हमारे होंगे कि 1 से 1 की तरफ जा रहा है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 2 से 2 की तरफ जा रहा है। ये वेट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वेट हो सकते हैं, W11 इज इक्वल टू 0.9, W12 इज इक्वल टू 0.2, W21 इज इक्वल टू 0.3, W22 इज इक्वल टू 0.8। तो इस तरह के कोई वेट जो है वो हम इसको असाइन कर देंगे। तो ये वेट W11 है, तो ये यहाँ पे इसका वेट जो है वो 0.9 आ जाएगा, यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। इसी तरह इनका भी, ये भी 1-1 है, ये 1-2 है, ये 2-1 है, ये 2-2 है, और हम इनको जो है वो वेट्स जो है वो साइन करते रहेंगे। और ये वेट जो है वो हम रैंडमली जो है वो इसको साइन कर देंगे। रैंडमली साइन करने के बाद हम इसको ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद हम इसको वेट्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मॉडिफाई होते जाएंगे। तो मैं एक सिंपल सा बना देता हूँ कि हमारा फिर न्यूरॉन इस तरह से हो जाएगा। सम इज इक्वल टू सपोज एक्स इज इक्वल टू, सपोज इसके अंदर 3 वेट्स आ रहे हैं, वन इज़ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे WA, WB एंड WC आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास बन जाएगा A इंटू WA प्लस B इंटू WB प्लस C इंटू WC, और इसके बाद यहाँ पे हमारा सिग्माइड फंक्शन है, और जो कि y इज इक्वल टू एक्स, और ये है, और हमारे पास, तो हमारे पास x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, हमारे पास वही जो पीछे वेट हमने यूज़ किए थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 2 वेट्स या 3 वेट्स जो है वो हमने यूज़ किए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास सपोज 1 cos 9 ये आ गया, प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये दूसरा वेट आ गया, कुछ वेट होगा। इसी तरह से यहाँ पे कुछ 0.2 प्लस 0.1,
तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वैल्यू जो है वो 0.05 आ गई। तो ये हमारे पास एक समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन इस तरह से करेगा, और इसके बाद हम इसको किसी एक्टिवेशन फंक्शन को देंगे 1/1 ई रेज़ की पावर माइनस एक्स, और ये हमारे पास इसी तरह से 1 प्लस ई रेज़ की पावर माइनस 1.05 इस तरह से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.349 दैट इज इक्वल टू 1.349 is equal to suppose 0.48. Now this is the output of this neuron y. ये जो y आउटपुट है, ये जो हमारी अगली लेयर है सेकंड लेयर के अंदर, ये सेकंड लेयर के अंदर ये आउटपुट यहाँ पे जो है वो निकलेगी, और ये इसकी जो आउटपुट है ये अब इस न्यूरॉन की इनपुट बन जाएगी, और यहाँ पे नए कुछ वेट्स असाइन होंगे। तो सेकंड लेयर के अंदर फिर जब हम जाएंगे सेकंड, इसी तरह से ये इनपुट यहाँ पे बन जाएगी, और फिर हम इसी तरह इसकी भी इनपुट को निकालेंगे, और यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगी वो इनकी इनपुट बन जाएगी, और इस तरह से सो ऑन हम चलते जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो इट इज़ ए वेरी हेक्टिक टास्क। किसी भी लेयर के अंदर यहाँ पे 3 तरह की लेयर्स होती हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। इसमें से एक इनपुट लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर्स होती है, और उनके दरमियान कुछ हिडन लेयर्स का एक पूरा जाल होता है। तो इनपुट लेयर्स उसे आउटपुट लेयर की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 उसके अंदर हिडन लेयर्स हैं, और हर हिडन लेयर्स के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 नोड्स हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ ए वेरी हेक्टिक टास्क। हो सकता है कि हम इसको सिर्फ एक दफ़ा आइट्रेट ना कर सकें, सिर्फ एक दफ़ा, लेकिन ये एक दफ़ा आइट्रेशन होने के बाद जब हमारी फाइनल आउटपुट आएगी, यहाँ पे किसी जगह पे फाइनल आउटपुट आएगी, तो उसके अंदर एरर होगा। हम उस एरर को क्या करते थे, हम उस एरर को उसी फंक्शन के अंदर उसका ग्रेडियंट डिसेंट लेके उसमें से फिर उसको माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है ये पता नहीं कहाँ से होके आ रही होगी, जो आखिर में आ रही होगी। हमने इसी को वापस न्यूरॉन्स में इस तरह से भेजना है कि सारे जितने भी वेट्स हैं, हो सकता है ये थाउजेंड्स 100,000 ब्रांचेस हों, वेट्स हों, जो कि दोबारा से नॉर्मलाइज होने हैं, नए रिफ़ाइन होकर नए वेट्स लगने हैं हर आइट्रेशन के अंदर। तो वो किस तरह से लगने हैं, इस तरह से जब हम इस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं तो इस सारे को कहते हैं, जब एक आइट्रेशन कर लेते हैं तो हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। लेकिन जब हमारे पास फाइनली आउटपुट आती है और उसमें एरर होती है, हम अपने ट्रेनिंग एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसके एरर कितनी है, तो वो जो एरर होती है हम बैकवर्ड पास करते हैं ताकि सारे वेट्स अपने आप को दोबारा नए सिरे से नॉर्मलाइज करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि पहले तो फॉरवर्ड प्रोसेस ही बड़ा मुश्किल है कि इसको जो है वो अगर थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हर लेयर के अंदर हैं और वहाँ पे मैनी लेयर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसका सिंपल हल जो है वो है वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स होती हैं, कि हम अपने डेटा को 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ आउटपुट आ जाती है। तो ये वेक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है। अदरवाइज़ अगर हम कोडिंग करेंगे तो हो सकता है हम लूप्स लगाएं। लूप्स वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंशियल होती हैं और वो किसी भी पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा, उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेक्टराइजेशन इज़ बेस्ट प्रोसेस। तो इस वक्त भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में दो मैट्रिक्स होंगे। फर्स्ट इज़ कॉल्ड फेट मैट्रिक्स। ये फॉर एग्जांपल W11, W21, W12, W22 ये होगा।
ये वेक्टराइजेशन प्रोसेस हमने कहाँ से लिए, ये हमारे पास अभी जो हमने बनाया था, कि हमारे पास ये चीज़ है, ये W11, उसके बाद W21, ये W11 और फिर ये W12, ये W12, फिर दूसरी लेयर आ गई W21 और W22 के हर कॉलम के अंदर जो है वो एक इनपुट जो है वो एक साइड से जा रही है और दूसरी इसके साथ हमारी क्या होगी, इनपुट 1 और इनपुट 2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। सपोज मैं इसको I1 कहता हूँ मल्टीप्लाइड बाय W11 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1, और इसी तरह से यहाँ पे I1 मल्टीप्लाइड बाय W12 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय W22। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स जो है, इससे हम ये बड़े अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को जो है वो हम W कहते हैं और इस मैट्रिक्स को जो है वो हम इनपुट मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारी जो X है, जो हमारा फंक्शन के अंदर X था, दैट इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारा जो X था, ये वाला जो X है, तो X इज़ इक्वल टू W क्रॉस I। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक X आ जाएगा। ये X एक न्यूरॉन की कैलकुलेशन का सम है और इसके बाद इस X को हम किसी एक्टिवेशन फंक्शन को देंगे और वो हमारी नेक्स्ट आउटपुट होगा फॉर द सेकंड लेयर्स, कि इसकी जो आउटपुट है, फर्स्ट न्यूरॉन की जो आउटपुट है फर्स्ट लेयर के अंदर, वो अगले न्यूरॉन्स की आउटपुट होगी। इसी तरह हम सेकंड को निकाल लेंगे, इसी तरह से हम थर्ड नोड का जो है वो आउटपुट निकाल लेंगे एंड सो ऑन। तो हम एक पूरी लेयर को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। लेयर को कंप्लीट करने के बाद हम फिर उसको, इसकी आउटपुट को अगले की जो है वो इनपुट जो है वो बना देंगे। मैं इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है और एक हिडन लेयर है। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इनपुट लेयर है 1 2 एंड 3। ये मेरे पास आउटपुट लेयर है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया। ये मेरे पास इनपुट लेयर है, ये मेरे पास हिडन लेयर है, ये मेरे पास आउटपुट लेयर है। मेरे पास इनपुट सपोज इसके अंदर मैंने दी थी और वो 0.9 है, इसके अंदर सपोज मैंने इनपुट दी है वो 0.1 है और इसके अंदर कोई आउटपुट है वो 0.8 है। ये सिंपल एक इनपुट लेयर है जिसके अंदर कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। दिस इज़ अ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ अ सेकंड लेयर या और मिडल लेयर, दिस इज़ अ फाइनल लेयर। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेट है W11 और मैं उसको 0.9 दे रहा हूँ। फिर मेरे पास ये W12 है, उसको मैं 0.2 दे रहा हूँ। इसी तरह से एक W21 है, इसको मैं 0.3 दे देता हूँ। इसी तरह से ये एक मेरे पास है, इसको मैं W22 इज इक्वल टू 0.8 कह देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होंगी।
मे बी यहाँ पे भी कुछ हो, ये आप यहाँ पे भी कुछ हो, तो हम कंप्लीट जो है वो इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इनपुट मैट्रिक्स है वो क्या होगा, वो मेरे पास 0.9, 0.1, 0.8 मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैं इसको ड्रॉ तो नहीं किया लेकिन मैं इसका मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ कि हिडन का जो वेट का इनपुट है, हिडन, इसको इनपुट आई एच कह लेता हूँ कि इनपुट और हिडन के दरमियान जो वेट्स हैं WIH, तो मैं इसको कह लेता हूँ 0.9, 0.2, 0.1, 0.3, 0.8 और 0.5, 0.4, 0.2, 0.6, ये मेरे पास कुछ वेट्स हैं। ये लिंक करते हैं बिटवीन द इनपुट, ये 1, 2, 3, फिर ये 1, 2, 3, फिर ये 1, 2, 3, ये इस तरह से 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि एक लिंक है बिटवीन इनपुट एंड हिडन लेयर। इसी तरह से एक और आगे यहाँ पे ये मैट्रिक्स, या इसका भी एक मैट्रिक्स बनेगा, इस तरह से इसका भी 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, जिसको मैं ये कह लेता हूँ कि WHO कह लेता हूँ कि ये हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान एक मैट्रिक्स है। सपोज इसकी वैल्यू ये है, ये इसका मतलब है ये लिंक है बिटवीन हिडन एंड आउटपुट। अब अगर मैंने x जो है वो हिडन निकालनी है, तो दैट इज इक्वल टू x ऑफ हिडन, ये हिडन लेयर है, ये तो मेरी इनपुट लेयर थी, इसका समेशन फंक्शन जो है, इसका अगर मैंने, ये तो मेरी इनपुट लेयर, ये इसका जो है समेशन फंक्शन मैं अगर निकालना चाहूँ तो दैट इज इक्वल टू x, उसको मैं हिडन कह लेता हूँ कि x का मैंने हिडन निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू W इनपुट हिडन क्रॉस इनपुट, तो ये बनता है। और अगर मैं इसको निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू x हिडन पॉइंट 9 था, 0.2 था, 0.1 था, 0.3, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2, 0.6, और इसने मल्टीप्लाई होना था 0.9, 0.1, 0.8 के साथ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी जो आउटपुट आती है दैट इज इक्वल टू 1.16, 0.42, 0.62, ये मल्टीप्लिकेशन इसका आंसर आएगा। ये मेरे पास इसकी x है, तो इसको अगर मैं विजुलाइज करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरे पास ये 0.9 थी इनपुट, ये इनपुट थी 0.1 थी और 0.8 थी। हमारे पास यहाँ से ये हिडन लेयर में गया, तो अब यहाँ पे मैंने जो निकाला है ये मेरे पास आ गया 1.16, यहाँ पे इसका समेशन आया है, और यहाँ पे जो दूसरी लेयर है उसका समेशन आया है 0.42।
और इस तरह मेरे पास तीसरी लेयर है जिसका समेशन मेरे पास आया है 0.62, ये जो अभी मैट्रिक्स में हमने लिखे थे ये वाले। अब इसको एक एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजरना है। यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको अगर हम गुजारते हैं तो सपोज हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन गुजरने के बाद यानी कि 1/1 प्लस e⁻−1.16 ये आता है, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो 0.761 आ जाएगा। इसी तरह 0.42 को करता हूँ तो यहाँ पे भी एक आंसर आ जाएगा 0.603 आ जाएगा। यहाँ पे भी मेरे पास एक आंसर आ जाएगा 0.650 आ गया। नो दिस इज़ एक्चुअली मैंने अपना वही जो फंक्शन था जो ओ हिडन जिसको कहते थे उसके ऊपर सिग्माइड लगाना था। सिग्माइड को मैंने एक्स हिडन कह दिया, उसको ये वैल्यू दे दी और वो ये इसके बराबर था कि सिग्माइड 1.16, 0.42, 0.62 और ये मेरे पास ये वैल्यूज ले आए 0.761, 0.603, 0.650 ये मेरे पास आ गया। नो दिस इज एन output of the first hidden layer, but this is the input for the next layer। तो हमारे पास x आउटपुट जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेते हैं, w हिडन इंटू आउटपुट क्रॉस o हिडन। पहले में इनपुट थी, अब आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे x आउटपुट अगर मैं निकालना चाहूँ तो दैट इज इक्वल टू 0.7, 0.5, ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये मेरे पास 0.2, 0.9 और ये मेरे पास हमारी आउटपुट मैट्रिक्स है 0.61, 0.603, 0.650 और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ, दिस इज़ द समेशन फंक्शन ऑफ आउटपुट लेयर। इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से सिग्मॉइड देंगे, दैट इज इक्वल टू आउटपुट। that is equal to 0.726, 0.708, 0.778. Now this is my final output। ये मेरे पास फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल में मेरे पास फाइनल आउटपुट ये आई है। ये फाइनल आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, मेरे थीटा जो है वो रैंडमली साइन किए थे, तो देयर मस्ट बी सम एरर, इसमें कुछ एरर होगी, ये एरर होगी और इस एरर को मैंने डिटरमिन करना है कि ये कैसे है और उस एरर को मैंने यूज़ करना है टू लर्न द वेट्स। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे कुछ एरर है, कुछ ना कुछ होगी, मैं अपने एक्चुअल आंसर लूँगा और इसके साथ कंपेयर करूँगा, इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगी कि जो मेरे पास टारगेट है, एक्चुअल है, उसमें से मैं ये वाली आउटपुट निकाल दूँगा तो मेरे पास कोई एरर फंक्शन आ जाएगा। इन सब को मैं निकालूंगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगी और उस एरर से मैंने अब दोबारा से वेट जो है वो लर्न करने हैं। तो लर्न करने ये है कि पहले तो हमारे पास एक ही फंक्शन होता था और उसी को हम लर्न करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी लेयर्स हैं, हिडन लेयर्स हैं और हिडन लेयर्स को अंदर बहुत सारे
न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन्स के अंदर एक फंक्शन लगा हुआ है, तो ये एरर अब किसको जाएगी, किसको करेक्ट करेगी जाके, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसको मैं वेट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसका हल क्या होना चाहिए। पहला हल तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एरर आती है, ये एक आपके पास फंक्शन है और आपके पास ये दो एरर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये W11 है और ये 3 है, ये W21 है और ये 1 है। तो अगर आपके पास इस यहाँ पे कुछ आउटपुट में एरर आती है तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ जाए, क्या यहाँ जानी चाहिए या यहाँ जानी चाहिए, किसको सही करे। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एरर आ रही होगी, कुछ एरर इस इनपुट से आ रही होगी, कुछ एरर इस न्यूरॉन से आ रही होगी, तो हमें इन दोनों को सही करने की ज़रूरत है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एरर आ रही है तो उस एरर का कितना पोर्शन इसको दें सही होने के लिए और कितना पोर्शन इसको दें सही होने के लिए, या दोनों को दे दें। दोनों को दे दें तो फिर एरर फर्दर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि दोनों को सेम देने का मतलब है कि आपने एरर को डबल कर दिया। तो आप क्या करेंगे, एरर ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसको 1/2 कर दें और इसको भी 1/2 दे दें। इज इट फिजिबल या इट इज़ सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट। कि ऐसा हो सकता है कि आधी एरर दे दें, आधी एरर दे दें। ऐसा इससे बेहतर एक और भी हल है कि हम ये देखें कि कोई इनपुट या कोई नोड किसी दूसरे की जो जो एरर प्रोड्यूस हो रही है उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑब्वियसली इसका वेट 3 है, इसका वेट 1 है, और ये जहाँ पे ये जो भी वैल्यू दे रहा होगा इसमें एरर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हम ये करते हैं कि हम इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ये 3 है, ये 1 है, ये टोटल 4 हो गया, तो हम इसको 3/4 दे देते हैं और इसको 1/4 एरर दे देते हैं कि हम सिर्फ उतना ही पोर्शन दें जितना उसने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हम एरर को इस तरह से बैकवर्ड भेजेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क्स में वेट्स को यूज़ करने के दो वे हैं। तो फर्स्ट वे क्या था कि हम जो है यूज़ द वेट टू प्रोपोगेट द सिग्नल फॉरवर्ड फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क्स। कि हम प्रोपोगेट करते हैं जो सिग्नल इनपुट से प्रोड्यूस हुए हम आउटपुट तक ले जाने के लिए। दूसरा, हम फिर दोबारा से वेट्स को यूज़ करते हैं, यूज़ द वे टू प्रोपोगेट द एरर बैक फ्रॉम द आउटपुट इनटू द नेटवर्क्स। ठीक है, सो इसी वजह से इसको हम सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं कि हम बैक इस एरर को वापस भेजेंगे उन्हीं वेट्स को दोबारा से नए सिरे से ट्यून करने के लिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैकवर्ड। ये जो प्रोसेस अभी हमने किया इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशंस, और जो हम बैक बेचेंगे जिसके थ्रू हम अपने वेट्स को दोबारा से नए सिरे से ट्यून करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैकवर्ड propagations. First one was the forward propagation and second one is the backward feed propagation. जी, यहाँ से मैं बैक प्रोपोगेशन जो है वो शुरू करता हूँ। बैक प्रोपोगेशन के लिए मैंने पहले से एक एग्जांपल जो है वो लेआउट कर लिया ताकि फॉर द टाइम सेविंग। ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क्स है जिसमें एक इनपुट लेयर है और एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। इनर जो इनपुट लेयर है उसके मैंने कुछ वेट्स यहाँ पे रख दिए हैं कि W11 जो है वो 3 है, और इस लेयर को जो है इस वेट्स को मैं WIH कह दूँगा कि ये बिटवीन
इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर्स हैं। ये I12 है, ये 21 है, ये 22 है, और इसके वेट्स मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। इसके साथ ये सेकंड लेयर है जो कि हिडन लेयर है, और हिडन लेयर से आउटपुट की तरफ मैंने कुछ वेट्स जो है वो असाइन कर दिए हैं, और इनको मैंने WHO दी लेयर दी वेट बिटवीन हिडन एंड आउटपुट लेयर्स, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो WHO ही हैं, और ये मेरी कुछ आउटपुट जो आई है, ये जो मेरा एक एरर जो है ये यहाँ पे आई है, इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आई है। तो इसको हम देखते हैं कि इसको बैक प्रोपोगेट किस तरह से किया जाता है। हम सबसे पहले एरर को फॉर एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज़ E1, और T1 हमारी वो एक्चुअल वैल्यू है जो हमारी आउटपुट है, जो कि हमें ट्रेनिंग सेट से मिली है कि ये हमारी आउटपुट है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय T1, जिसको एक्चुअल वैल्यू कह लें या टारगेट वैल्यू कह लें। एंड O1 इज़ आवर आउटपुट वैल्यू, जो हमारी कैलकुलेशंस के बाद जो हमारी आउटपुट आई है उसको कहते हैं। तो यहाँ से हम आउटपुट से और टारगेट वैल्यू से हम एरर निकाल सकते हैं, और एरर जो है वो E1 इज इक्वल टू T1 के एक्चुअल वैल्यू माइनस जो हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, वो आपस में एक दूसरे से माइनस कर दें तो हमारे पास एरर आती है। रिग्रेशन में भी हम इसी तरह से करते थे कि हमारी जो आउटपुट आती थी उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस करते थे और सम ऑफ स्क्वायर लेते थे, तो उसकी एरर जो है वो कैलकुलेट की जा सकती थी। तो अब हमारे पास चूँकि एरर आ गई है, यहाँ पे ये हमारे पास एरर है, और इस एरर को हमने देखना है कि ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये एरर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग दिस वन एंड दिस वन। इसी तरह से ये एरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये इनपुट इन दो साइड से ही आ रही है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ E1 अगर देखें, ये E1 देखें तो ये W11 से आ रही है और 21 से आ रही है, कि ये W11 से आ रही है और 21 से आ रही है। तो हमारी जो एरर है ये बैक प्रोपोगेट होनी चाहिए टूवर्ड्स द W11 एंड W21। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर हमने एरर जो है वो प्रोपोर्शनली बैक प्रोपोगेट करनी हो तो हमने उसके लिए ये फार्मूला रखा था कि अगर हमने निकालनी है दोनों की तो हम टोटल वेट ले लेंगे दोनों का, और उसके ऊपर उसका एक एज का वेट ले लेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो उसका प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये फार्मूला जो है वो डिवाइस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास W11 जो है वो 6 है और W21 जो है वो 3 है, तो ये दोनों मिलके 9 बनते हैं, तो 6/9 तो ये बनता है, और इससे 2/3 निकल आया। और इसी तरह 21 के लिए अगर हमने देखना है कि कितनी एरर है तो 3/6 + 3 3/9 दैट इज़ इक्वल टू 1/3। तो हमें वेट का प्रोपोर्शनल कितना डिवाइस पीछे जाना चाहिए, बैक प्रोपोगेट होना चाहिए, ये इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली मैंने कुछ फार्मूला जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे किए हैं कि अगर हमने एरर जो है, हमारी जो एरर हिडन होती है, जो ये सम ऑफ द स्प्लिट एरर्स ऑन W11 एंड W21, तो इस तरह से हम जो एरर है ये निकाल सकते हैं कि हमारी जो एरर जिसको हम E1 कहते हैं आउटपुट 1 पे ऊपर है, ये इस फार्मूले से कि हम अपनी एरर को इस फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस हम अपनी एरर को इस फार्मूला के साथ करें, तो हमारी ये एक टोटल एरर जो है वो निकल सकती है E हिडन से। फॉर एग्जांपल हमने E2 एरर निकालनी है, ये हमारे पास एरर जो है वो बैक प्रोपोगेट हो जाएगी इस फार्मूला से कि कितनी किस साइड को जानी है। कि फॉर एग्जांपल ये एक फार्मूला है W11, तो W11 हमारा ये है W11, और इसके साथ है W11/W11 + 21। ये देखें कि दोनों जगह पे W11 और 21 ये यहाँ पे आ रही हैं, और इसके साथ हम E1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सम, प्लस E2 के लिए हम क्या करेंगे कि W12 ये वाली W12 इधर आ रही है,
प्लस इसमें ये दोनों की जो प्रोपोगेट हो रही है, तो ये दोनों अगर हम देख लें, ये दोनों अगर हम निकाल लें, तो इसका ये मतलब है कि हम इसकी एरर दोनों एजेस जो इससे निकल रहे हैं, इसको बैक प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम इसकी भी निकालेंगे जो यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहे हैं। तो हमने ये फार्मूला जो है वो लिखा कि अगर हमने ये आउटपुट 1 जो है वो बैक प्रोपोगेट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। इसमें से और इसमें से जो एरर इसको साइन होनी है, जो बैक प्रोपोगेट होनी है, वो इस फार्मूला से निकल सकती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे E2 को निकाला। E2 हमारे पास 0.4 था, 0.5 था, सॉरी, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हमने उसके वेट देखे कितने थे। इसके अंदर अगर मैं वेट देखूं तो ये 4 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो 1 और 4, तो 1 और 4 में मैंने 1/5 पहला वेट W11 लिया और उसके साथ 0.5 जो एरर है वो मल्टीप्लाई कर दी। तो ये मेरे पास 0.5/5 आ गया, ये 50 आ गया, 1/10 ये 0.1 आ गया। इसी तरह दूसरा एज कैलकुलेट करने के लिए 4 और 5 थे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये 0.4 आ गया। तो मेरी E2 जो एरर थी ये दो जगह पे फ्लोट हो रही है, 0.1 और 0.4। सिमिलरली ये थी मेरे पास 1.5, इस 1.5 को मैंने फ्लोट उसी तरह से करना है। इसके अंदर एरर एजेस देखें क्या कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, ये भी 5 है। तो मैंने क्या किया, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो इसको कैलकुलेट किया, 0.6 आ गया। फिर 3/5 क्योंकि इसके एजेस 2 और 3 हैं, तो 3/5 ये कैलकुलेट किया, 0.9 आ गया। तो मेरे पास ये बनी फ्लोट। एक साइड पे प्रोपोर्शन जो है वो 0.6 जाना है और दूसरी साइड पे जो है वो 0.9 जाना है। अब इस चीज़ को मैं अगर वेक्टराइज प्रोसेस दूं कि एरर को मैंने बैक प्रोपोगेट करना है, इस फॉर्मूला को अगर मैं वेक्टराइज प्रोसेस दूं तो मेरे पास जो वेक्टराइज प्रोसेस है वो है W11 ओवर W11, ये H, इसके साथ ये H, वही वाला H, फिर इसके बाद 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, और इसके साथ मैंने वो एरर, ये वाले जो एजेस हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यही फार्मूला जो है वो बन जाएगा। इसका ये एक वेक्टराइज प्रोसेस है, ये एक कम्प्लेक्स फार्मूला है। सपोज हम ये इसकी फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, दो के ये एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन मैंने ये नहीं चली कि हम अगर इसकी डिवीजन को काट दें, सिंपल 1 1 ही ले लें, 1 2 ले लें, 2 1 ले लें और 2 2 ले लें, तो भी फार्मूला ऑलमोस्ट वही काम करेगा। तो हम इसको भी चला सकते हैं, इस फार्मूला को, और साथ इसी तरह E1 और E2 को मल्टीप्लाई किया, और इसको, इस वेक्टर को देखें तो ये ओरिजिनल वेक्टर जो कि फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर यूज़ हुआ था, ये उसका ट्रांसपोज है, क्योंकि वो जो था वो हमारे पास ये प्रोसेस ये वाला था कि W11 W12 और फिर यहाँ पे W21 था और W22 था। तो ये उसका W जो ओरिजिनल था हमारा, उसका ये ट्रांसपोज है, उसके साथ ये E1 और E2 मल्टीप्लाई हो गए, तो ये फार्मूला बनता है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर। तो ये हमारा वेक्टराइज प्रोसेस हो सकता है। हमारे पास जो फार्मूला था, अब तो फिर ये बन गया कि एरर, अगर आपने हिडन लेयर की एरर कैलकुलेट करनी है तो ये वेट्स का ट्रांसपोज है जो कि हिडन और आउटपुट के दरमियान है, मल्टीप्लाइड बाय जो एरर हमारे आउटपुट के अंदर नज़र आ रही है उससे निकलेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से एरर जो है वो हिडन लेयर की जो है वो कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन हिडन लेयर की एरर कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपकी जो हिडन लेयर्स की या कोई भी
न्यूरॉन है उसकी जो नोड्स हैं वो एक सिंपल समेशन का क्लासीफायर नहीं है, बल्कि वो कम्बिनेशंस हैं टू फंक्शंस का। उसमें एक समेशन है जो कि डिफरेंट आउटपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाइड करता है, और उसके बाद एक सिग्मॉइड फंक्शन है उसके अंदर। इट मीन्स दैट इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। So it is the sum of the weighted signal into the nodes plus applying activation functions. So अगर हम gradient descent से इसकी एरर जो है वो मिनिमम करना चाहते हैं, तो इसका जब ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो वो पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल्स के थ्रू निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लेयर्स हैं, इसमें एक न्यूरल नेटवर्क्स है जिसमें आई जे के 3 लेयर्स हैं। एक इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है, और एक जो है वो आउटपुट लेयर है। तो इसके अंदर ये वेटेड जो हैं वो डब्ल्यू जे के कहलाते हैं, ये और ये। यानी कि जे के मीन जे की वैल्यू 1 है, जे 1 2, ये 1 1 1 2। इसी तरह जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे 2 1 जे 2 2। और जो एरर कैलकुलेट करते हैं वो ये करते हैं, हम हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट में वैल्यू हो माइनस जो हमने कैलकुलेट किया उससे हम एक एरर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट्स इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे हम लें कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे के, हमने यहाँ पे एरर कैलकुलेट करनी है कि इसकी आउटपुट, इसके अंदर जो एरर विद रिस्पेक्ट टू जे के अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हम डेरिवेटिव लेंगे जे के, और हमारे पास ई क्या है, ई हमारे पास अगर हम वही फार्मूला जो सम ऑफ स्केयर से लेते थे, तो ये टी एन माइनस ओ वन, ये टी के माइनस ओ के को टी एन माइनस ओ वन का स्केयर मैंने सम ऑफ स्केयर्स एरर्स के थ्रू उसको निकाला। तो यहाँ पे ये टी के माइनस ओ के का स्केयर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे चेन रूल लगाऊं तो चेन रूल ये बनता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ के आउटपुट जो हमारी आ रही है, डॉट आउटपुट हमारी विद रिस्पेक्ट टू जे के, कि हमारी एरर विद रिस्पेक्ट टू हमारी आउटपुट, और हमारी आउटपुट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, कि एरर का विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट और आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू जे के। ये हमारा पार्शियल चेन रूल बनता है। डब्ल्यू पार्शियल ई ओवर पार्शियल ओ के को अगर मैं निकालूं तो इसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए। इसका डेरिवेटिव है, ये स्केयर है, ये स्केयर आ गया तो 2 टी के माइनस ओ के, फिर माइनस ओ के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओ के तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 टी के माइनस ओ के बनता है, डॉट ओ के ओवर डब्ल्यू जे के। ये आ गया। इसको मैं फर्दर आगे देता हूँ कि ये फंक्शन अब क्या है। ये फंक्शन क्या है कि ओ के क्या आपकी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू जे के दैट इज इक्वल टू सिग्माइड फंक्शन ऑफ डब्ल्यू जे के डॉट ओ जे, ये इसके बराबर है। हमने किया क्या था कि हमारे पास ये जो वेट्स हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, जहाँ पे ये जो आउटपुट निकल रही थी, यहाँ पे जो आउटपुट निकल रही थी उसको हमने इस डब्ल्यू जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मैंने इसको फिर इस तरह से लिखा कि समेशन, ये सारे जे चेंज हो रहा है, डब्ल्यू जे के डॉट ओ जे। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 2 है, 1 1 और फिर 1 2, और इसी तरह से साथ ही ओ जे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओ जे जो है हमारी आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेयर, हिडन लेयर है, नॉट द आउटपुट ऑफ द फाइनल। हमने पीछे से उसकी आउटपुट की वैल्यू ली और इसके अंदर जो है वो हम पुट करेंगे।
सिग्माइड फंक्शन का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पिछले में हमने एक प्रूफ जो है वो ऑलरेडी वैसे ही लिख लिया था कि ये इसके बराबर होता है सिग्माइड ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस सिग्माइड ऑफ एक्स। किसी भी सिग्माइड फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो अपने ही के बराबर इंटू 1 माइनस सिग्माइड ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यही फिर मैंने लिखा कि 2k माइनस ओ के इंटू सिग्माइड डब्ल्यू जे के डॉट ओ जे माइनस 1 माइनस सिग्माइड डब्ल्यू जे के डॉट ओ जे इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू जे के ओ जे। जिस तरह यहाँ पे डॉट एक्स का डेरिवेटिव था, इसी तरह इंटरनल जो भी अमाउंट है उसके साथ उसका डेरिवेटिव आता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो विद रिस्पेक्ट टू जे के है तो डब्ल्यू जे के का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा और ओ जे एज ए कांस्टेंट होगी, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ओ जे ही रहेगा। तो अगर इसको हम दोबारा लिखें तो ये -2 टी के माइनस ओ के डॉट सिग्माइड दिस वन, फिर दिस वन ये वाली अमाउंट और साथ इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। इस सारी चीज़ को हम जो है वो ई जे कहते हैं कि ये एरर है, ये एरर थी दरमियान में, और साथ सिग्माइड ऑफ डब्ल्यू जे के ये वैसे ही आ गया। इस सारे को अगर हम देखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि ये एरर है E1, इसको ओके एरर E1 इंटू S1 सिग्माइड ये वाला माइनस 1 माइनस S1। इस सारी अमाउंट को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये सिग्माइड ऑफ किसी एक, ये सिग्माइड है, ये 1 माइनस सिग्माइड है इंटू एरर जो हमारी एरर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई। इसी तरह जब हम इसको 2 कहेंगे तो सिग्माइड ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे साथ ये। इस तरह ये पूरा एक वेक्टराइज प्रोसेस बन सकता है इंटू ये ओ जे भी एक वेक्टर है O1 O2 O3। दिस इज़ द वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, ये वैल्यूज़ फ्रॉम द न्यू लेयर्स, ये के वाली लेयर से हैं और ये प्रीवियस लेयर से। तो इस सारे को हम डेल्टा कहते हैं डेरिवेटिव की अमाउंट में कि क्या फ़र्क पड़ा, जो कि इसके बराबर है कि न्यू जे के इज इक्वल टू ओल्ड जे के माइनस अल्फ़ा लर्निंग रेट ओवर दिस वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई ओवर डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू जे के विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे के। तो ये हमारे पास फिर यही बनता है कि डेल्टा जे के इज इक्वल टू अल्फ़ा ई के सिग्माइड ऑफ ओ के। अगर इसी को मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डॉट 1 माइनस सिग्माइड ओ के इंटू दिस वन ओ जे का ट्रांसपोज, क्योंकि इसको हमने इस तरह से लेना है तो इसका हम जो है वो ट्रांसपोज ले लेंगे। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो कि प्रीवियस कोई एक असाइनमेंट थी जो कि एक स्टूडेंट ने की थी और मैं उसकी कैलकुलेशन आपको शो करा देता हूँ कि कैसे करते हैं। ये एक न्यूरल नेटवर्क की कैलकुलेटेड रियल लाइफ एग्जांपल है जिसके अंदर ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो ड्रॉ है, जिसके अंदर एक इनपुट की नोड है, एक हिडन लेयर है और एक आउटपुट की नोड है जिसको O1 से रिप्रेजेंट किया गया है, हिडन लेयर्स को J1 से किया गया और इनपुट को I से रिप्रेजेंट किया गया। इनिशियल इनपुट जो है वो 0.05 है, 0.10 है। इसी तरह ये वेटेड जो है वो डिस्प्ले है, ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 22 है। इन द सेम वे ये भी है। और यहाँ पे ये वो आउटपुट है जो कि टारगेट एक्चुअल आउटपुट होनी चाहिए इस सारी न्यूरल नेटवर्क्स की। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आती हैं, फिर हम इसमें से उसको माइनस करके एरर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको प्रोपोगेट करेंगे बैकवर्ड कि इसकी क्या वेट्स जो है हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पास की ज़रूरत है। तो फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले w.i के इसके वेट्स
और ये इनपुट्स के दो मैट्रिक्स लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी जो कि 2 क्रॉस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि इस नोड में वो फंक्शन जो कि समेशन का फंक्शन था वो लगा हुआ था, तो वो यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अगर हम उसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अलाइव करना चाहते हैं तो हम इसकी दोनों आउटपुट्स को जो है वो एक सिग्मॉइड फंक्शन से गुजारते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये 0.5081 और 0.510। तो ये नेक्स्ट लेयर की जो है वो इनपुट बन जाएंगी जो कि हिडन लेयर्स टुवर्ड्स आउटपुट लेयर्स की तरफ है। तो हम इन दोनों को एज ए इनपुट ट्रीट करेंगे, ये जो आउटपुट आई थी इसको एज ए इनपुट, और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है जो कि इस जगह से ड्रॉ हुआ इस जगह से, और ये जो यहाँ से आउटपुट आई थी वो यहाँ पे आप इनपुट कंसिडर होगी। तो ये एक और मैट्रिक्स ड्रॉ हुआ है जो कि ये है और इसके साथ ये इसकी इनपुट है। तो ये इसकी वैल्यूज हैं, फिर इसको सिग्मॉइड फंक्शन से गुजारा और फिर सिग्मॉइड फंक्शन से गुजारने के पास हमारी वैल्यूज जो है वो आउटपुट 1 और 2 जो है वो ये आ गई है, 0.612 और 0.624। तो यहाँ से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी टारगेट वैल्यूज ये लिखी हुई हैं, इसमें से वो वैल्यूज जो है वो हम माइनस करते हैं जो कि हमारी वैल्यूज आई हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज आई हैं। इन दोनों को अगर निकालते हैं तो हमारे पास ये कुछ एरर आ रही है, -0.49 और 0.366। तो ये हमारे पास इस वक्त एरर है। तो यहाँ से हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन करते हैं ताकि हम अपने वेट्स को जो है वो हम अपडेट करा सकें। तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन का तरीका ये था कि हमारी जो एरर आई है -E01 -E02 के साथ सिग्मॉइड लेंगे अपनी O1 का, और उसके साथ फिर हम अपनी जो आउटपुट है उसको जो प्रीवियस लेयर की आउटपुट है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी एरर थी, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मॉइड O1 जो हमारे पास आउटपुट आई थी वो हम लेंगे ये वाली आउटपुट, ये जो नजर आ रही है ये वाली 1 माइनस ये किया और इसी तरह से ये किया, और ये हमारी प्रीवियस लेयर की आउटपुट है जो इससे पहले निकली थी। ये वाली प्रीवियस लेयर की जो आउटपुट है वो हमने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो ये आ गई, ये वैल्यूज आ गई, सॉरी ये मेरा ख्याल ये वैल्यूज। इसके साथ हम फिर इसको ये मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद सारा जो आंसर है कैलकुलेटेड वो आपके पास ये आ गया कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स था जो 2/1 था और ये जो है वो 1/2 होगा और 1 into 2 होगा। तो जो आउटपुट आएगी वो आपके पास 2/2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। इसमें से हमने ओल्ड जो हमारी वेट है उसमें से ये जो न्यू हमारे पास आई है एरर के बाद, कैलकुलेशन के बाद, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे कि न्यू जो वेट है ओल्ड वेट माइनस अल्फा क्रॉस दिस वन मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट किया। तो पुराने वेट हम यहाँ पे लेंगे, ये हमारे पुराने वेट्स हैं जो कि ये थे, और इसके साथ हमने इसमें से माइनस किया ये वाला, ये 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यूज जो है वो ये आ गई। ये हमारे नए वेट हैं जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं और इसको हम अपडेट कर देंगे अपने हिडन लेयर्स के अंदर, ये लेयर्स के अंदर। तो हमने ये वेट्स जो है वो हमारे अपडेट हो गए। अब हमें कैलकुलेट है करने की जरूरत है कि वो एरर हम फाइंड करें जो J1 इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी, इसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी।
हमें उसकी ज़रूरत है ताकि उस एरर को हम इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। तो उस J1 और J2 के ऊपर जो एरर प्रोड्यूस हुई थी की वजह से जो एरर K1 और K2 के इस नोड के बाद प्रोड्यूस हुई थी, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम अपनी वही जो वेटेड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेंगे, ये W11 हो गया और यहाँ पे 21 था ये नीचे आ गया और यहाँ 12 है और ये 22 है, इनटू ई नॉट 1 और E2 यहाँ पे जो एरर आई थी उसके साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एरर थी और ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया नए अपडेटेड वेट्स का, तो हमारे पास कुछ एरर आ गई, तो हमारे पास ये एरर आ गई। अब इस एरर को, ये एरर इन एक्चुअल यहाँ के इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी इसके अंदर, जो यहाँ से इम्पैक्ट यहाँ तक किया था। अब हमारे पास इसका इम्पैक्ट जो एरर यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी उसका इम्पैक्ट हमारे पास आ गया है। अब हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से कि ये J1 ये सेम वही ऊपर से पिछले जो पहले मैटर के साथ किया उसी तरह किएंगे और इसके साथ हम प्रीवियस इनपुट को वो मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी इन एक्चुअल शुरू में आ रही थी 0.05 और ये इसके साथ हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने उसी तरह से ओल्ड में से न्यू अपडेटेड वेट को गुजारा तो हमारे पास कुछ नए वेट्स आ गए। तो ये नए वेट्स जो हैं एक्चुअल वेट है उसके पीछे हमारा नेटवर्क है ही नहीं क्योंकि एक ही लेयर थी, तो ये हमारे नए अपडेटेड वेट्स जो हैं। इस तरह से हम इसको जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन से गुजार सकते हैं, आइट्रेशन से गुजार सकते हैं और अनलेस कि हम एक वक्त में ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारी एरर जो है वो जीरो हो जाएगी। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, थैंक यू।